आदाब, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा। अलका जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। शुक्रिया जफर इकबाल जी। शुरुआत हम आपकी ही पार्टी से करना चाहेंगे। क्या आज वो दौर चल रहा है जिसमें कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, या आप ये कहेंगे कि ये देश के लिए बुरा समय है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है? आप बेहतर जानते हैं कांग्रेस ने इससे भी बुरा दौर और समय देखा है, लेकिन जहां देश की भी बात करेंगे तो देश ने इससे बुरा दौर नहीं देखा है, इससे बुरा समय नहीं देखा है। सब चीजें खुली किताब की तरह आपके हमारे देश के सामने है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कहें, उसकी वजह से बढ़ने से जो है हमारा भाड़ा महंगा हुआ, खाद्य पदार्थ महंगे हैं। वो भी उस समय पर जब बेरोजगारी भी चरम पर है, जब जेब में पैसा नहीं है, ऐसे में महंगाई की दोहरी मार पड़ती है। लेकिन सत्ता में जो है वो बिल्कुल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और आम आदमी की, गरीब मजदूर की इसने कमर तोड़कर रख दी है। तो कांग्रेस लगातार श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है, सबके सामने है। साइकिल, हम लोग महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों के हर पेट्रोल पंप पे आपने देखा, मैंने तो लाइव भी किया। मैं उसी वीडियो पे आना चाह रहा, मैंने वो वीडियो आपका देखा है। क्या जरूरत महसूस करी कि आप नेता से पत्रकार बन गई? क्या मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या आप अवेयर करना चाह रही थी लोगों को महंगाई के लिए, या लोगों की राय जानना चाह रही? किस सोच के साथ आप गई थी पेट्रोल पंप पर? जफर जी, आपके लिए एक बात कहूं, अगर आप आम जन से भी बात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि जो बड़े बड़े चैनल है, बड़े बड़े मीडिया हाउस है, वो सच्चाई नहीं दिखा रहे, वो उनका दर्द नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की वही तारीफ होती है जो अभी छोटे छोटे चैनल यूट्यूब पे किसी तरह भी सीधी हमारी बात को जो है वो रख रहे हैं। और ये इस बात की मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगी। शायद इसीलिए अलका लांबा या हमारे बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा कि जो सच्चाई मीडिया को लगातार दिखानी चाहिए, जब तक राहत नहीं मिलती वो नहीं दिखा रहे। तो मेरे जैसों को अपने फेसबुक पे, जहां पर 1.5 मिलियन, 15 लाख से ऊपर लोग हैं, तो मैंने वो माध्यम चुना, उसका इस्तेमाल किया और लाइव किया। पेट्रोल पंप पर आधा घंटा, कम से कम मैं पता नहीं कितने लोगों को मिली होंगी, खासतौर उसमें जो 2 व्हीलर्स पे थे, उन सब ने यही कहा कि बेरोजगारी और महंगाई उनकी पहुंच से 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है आपका, डीजल आप देख लीजिए, बेरोजगार है, महंगाई नहीं उनसे संभल रही है देश के सरकार से, वो बोलना चाहते थे। लेकिन वहीं पर कुछ अंधभक्त भी मिले और मैं तैयार थी कि लाइव कर रही हूँ, हर तरीके की चीज सामने आएगी। उसमें ऐसे भी अंधभक्त थे जो 30-40 लाख की गाड़ी में थे, जिनको जेब से पैसा नहीं, एक एटीएम कार्ड निकालना था, टंकी फुल करवा ली। और उन्होंने कहा भी कुछ, देखा आपने कि महिलाएं कह रही हैं। सिर्फ बार मैं आपको फिर कहूं, अगर आप अलका लांबा या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करेंगे ना, हमारे लिए व्यक्तिगत 100 रुपए लीटर, 200 रुपए भी हो जाए, गैस का सिलेंडर 1000 से 2000 भी कर जाए, शायद हमें नहीं चुभेगा। लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उन 80 करोड़ गरीब मजदूर भारतीयों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें केंद्र की सरकार इस महामारी में मुफ्त राशन देने की बात कर रही है। उसे वैक्सीन नहीं मिला है, आपको पता है, तीसरी लहर सर पे खड़ी है और डबल डोज मिल जाना चाहिए था, सिंगल डोज भी नहीं मिला, सुरक्षित जीने का अधिकार छीना हुआ है। मुफ्त राशन के नाम पर गेहूं मिलता है, पिसाने के लिए चक्की पर जाना है, खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए, 1000 से ऊपर है, सब्सिडी खत्म हो चुकी है। आटे के साथ चीनी चाहिए, उनको 10 चीजें और चाहिए, दाल चाहिए, उसकी कीमतें आप देख रहे हैं। तो खाली मुफ्त राशन देने से लोगों को आप सोचेंगे कि अब रोजगार देने की जरूरत नहीं है, अब कुछ और देने की जरूरत नहीं है, आप उन पे बहुत एहसान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अब जनता बताएगी कि ये क्या है। तो मुफ्त राशन की बात करी, मुफ्त बंटवारे की जब भी बात आती है तो केजरीवाल का नाम जरूर आएगा। दिल्ली को मुफ्त बिजली देते हैं, अब उत्तराखंड और गोवा में मुफ्त बिजली का ऐलान कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक अगर बिजली यूनिट आती है तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। किस तरह देखते हैं उनके इस कदम को? और वो एक अल्टरनेट राजनीति देने की जो बात करते थे, कहीं ना कहीं जो वोट बैंक केजरीवाल को जाता है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। तो कांग्रेस का वोट बैंक चला जा रहा है और केजरीवाल पे जा रहा है, तो कैसे उसको कांग्रेस रोक पाएगी जबकि वो फ्री की योजनाएं खूब लेकर के आ रहे हैं? जफर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि जो आम आदमी पार्टी में कहूं, इन्हें जो वोट गया है वो कांग्रेस का गया है, भाजपा का नहीं गया। इसलिए भाजपा को आम आदमी पार्टी बहुत जो है वो बेहतर लगती है कि आम आदमी पार्टी को हम देश भर में भेजेंगे और वो कांग्रेस का वोट डिवाइड करेगी और भाजपा आसानी से सत्ता में आ जाएगी। इसी मकसद के साथ मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहती हूँ, देश के दूसरे मुख्यमंत्री का आप नाम बताइए, चुनौती देती हूँ,
जो अपना राज्य छोड़कर पूरे देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनौती दे रहा हो, जो चुनाव लड़ने की सोच रहा हो इस महामारी, महंगाई, बेरोजगारी में। आप बंगाल की मुख्यमंत्री को आपने उत्तराखंड में देखा, गोवा में प्रचार करते देखा, आपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हैं अपने अपने राज्यों में, क्या उनको आपने देखा? नहीं। आप किसको देख रहे हैं? आधी अधूरी दिल्ली का मुख्यमंत्री। पानी नहीं है लोगों के पास, त्राहिमाम है। पूरी यमुना जो है प्रदूषित, जहरीली हो चुकी है। वैक्सीन खत्म हो चुकी है। लड़ने के लिए केंद्र सरकार की बजाय वो उत्तराखंड जा रहे हैं। 300 यूनिट का वायदा कर रहे हैं। सिर्फ एक मुफ्त बिजली का झुनझुना है उनके पास, एक ही है, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। मेरी उनको चुनौती है। राजधानी दिल्ली में आप कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, आप दिल्ली में तुरंत आज और अभी सत्ता में है 300 यूनिट मुफ्त करके घोषित करिए, मैं मान जाऊंगी। पंजाब में किसानों के लिए कांग्रेस सरकार जीरो बिल है, बिल आता ही नहीं किसानों को पंजाब में। और दिल्ली के अंदर जो है 4-5 रुपए प्रति यूनिट किसानों से वसूला जा रहा है। तो ये जो मुफ्त का झुनझुना है, मैं लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको सिर्फ मुफ्त बिजली चाहिए? पीने का पानी नहीं चाहिए? रोजगार नहीं चाहिए? महंगाई से निजात आपको नहीं चाहिए? तो मुझे लगता है मुफ्त बिजली ही खाई पी नहीं जा सकती, उसके साथ लोगों को बहुत कुछ चाहिए, जिसपे अरविंद केजरीवाल दिल्ली का ठग कहूंगी मैं, क्योंकि 5 साल विधायक रही हूं, बहुत करीबी से उन्हें जाना और उन्हें समझा, इसलिए बहुत बड़ा फैसला मैंने लिया कि सत्ता को छोड़कर, केजरीवाल की पार्टी और सत्ता को छोड़कर वापस कांग्रेस में आई, उस कांग्रेस को जिसकी आज ये देश बहुत ज्यादा जरूरत महसूस कर रहा है, खास तौर से संघ के जाल से, शिकंजे से इस देश को छुड़ाने के लिए सबको लगता है कांग्रेस एक पार्टी है। मेरा अगला सवाल अलका जी यही होने वाला था कि आप आम आदमी पार्टी में गई, विधायक बनी, और जब राजीव गांधी को भारत रत्न वापस लेने का जो मुद्दा है उस पर वॉकआउट करके पार्टी छोड़ करके आई, पीसी चाको ने कहा कि अलका हमारे घर की है, घर वापसी कर सकती है। तो केजरीवाल में वाकई कमियां देखी गई या फिर अलका लामा और कांग्रेस एक दूसरे को अपने दिल से कभी निकाल ही नहीं पाई? मेरे लिए कांग्रेस गांधी की एक विचारधारा है, जो संघ आरएसएस से 27 साल की राजनीति में हूं मैं। 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव जीती, 18 साल में। 27 साल से उस संघ, उस विचारधारा के खिलाफ, गांधी की विचारधारा को लेते हुए आगे बढ़ती रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात करेंगे, मैं अकेली तो नहीं, उनके बहुत बड़े चेहरे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, प्रोफेसर अनंत कुमार, एचएस फुल्का पंजाब से, गोवा के मुख्यमंत्री का इनका चेहरा, क्योंकि इस आदमी का जो एजेंडा था वो दिल्ली के नहीं थे, दिल्ली का दर्द नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल राजस्थान, हरियाणा से आते हैं, मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश से आते हैं। रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के दौरान जो चेहरे थे, डॉक्टर किरण बेदी कहें, आपके लाला रामदेव कहें, आपके जो है जनरल वीके सिंह कहें, ये सब उनके चेहरे थे और सब अपनी मिलाई, सत्ता की मिलाई खा रहे हैं। और आज पूछती जनलोकपाल कहाँ है, पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों छोड़ दिया आपने? दिल्ली की समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। केंद्र से पानी नहीं है दिल्ली के पास, कहाँ जाना चाहिए था दिल्ली के मुख्यमंत्री को? हरियाणा जाना चाहिए था, दिल्ली को लेकर जाना चाहिए था। कांग्रेस जाती, मैं जाती, दिल्ली के हक पाने के लिए हम लोगों को बात करते। वैक्सीन नहीं है, केंद्र के पास जाते, दिल्ली के हक के लोगों के लिए वैक्सीन, सुरक्षित जीवन अधिकार। कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? हरियाणा नहीं गए, केंद्र के पास अपने दिल्ली की लड़ाई लेकर नहीं गए। कहाँ गए? उत्तराखंड बैठे हैं, गोवा बैठे हैं, गुजरात बैठे हैं, पंजाब, वहां के मुख्यमंत्रियों को ललकार रहे हैं। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को ललकारते नहीं है, वो अपनी जगह बैठकर अपने लोगों की निरंतर सेवा करके उनके इस आपदा में उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं। और केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीतिक प्रचार और प्रसार, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर फूंक डाला। ये वही केजरीवाल है जो कहता था अखबार खोलो, टीवी खोलो, रेडियो खोलो, चौराहों पर देखो आपको होर्डिंग मिलते थे। उस शीला दीक्षित की सरकार में एक साल में 11 करोड़ विज्ञापन पर खर्च होता था। पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1000 करोड़ रुपया अपने मात्र प्रचार और अपने प्रसार पे खर्च किया। आप देखिए, गुजरात की अखबारें हो, पंजाब की अखबारें, उत्तराखंड, गोवा की अखबारें सरकारी विज्ञापनों से पटी पड़ी हैं। पार्टी का पैसा होता, आपको हमें परेशानी नहीं, लेकिन ये दिल्ली के करदाताओं के पैसे से विज्ञापन करके दिल्ली का ठग लोगों को ठगने गया है। किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन, किसानों के लिए जो बिल आया था, तो आपकी पार्टी ने अनाउंस किया है कि अगर सत्ता में आती है तो उन बिलों को वापस ले आएगी। तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ये क्या कांग्रेस का एक तुरुप का इक्का है?
क्योंकि किसान अच्छे खासे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो बिलों को वापस लेने का जो मुद्दा छेड़ा है कि बिलों को वापस ले लिया जाएगा, किस तरह देखती है इसको? देखिए देखिए, आपको पता है ये कानून, कृषि कानून, 3 कृषि कानून कैसे लाए गए थे? तालेबंदी थी, जून 2020 में लाए गए, तालेबंदी थी, लोग घरों में बंद थे, किसान को भी नहीं मालूम था, कोई मीटिंग किसान संगठनों से नहीं हो रही थी, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कृषि कानून के बारे में बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं हुई। जून में बंद दरवाजे, चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से ये तीनों कानून लाकर थोप दिए गए। पार्लियामेंट में सोचा चर्चा होगी तो किसान संगठनों की बात को हमारे कांग्रेस शासित राज्य जो इस कानून के खिलाफ है वो अपनी बात को रखेंगे। कोरोना का हवाला देकर संसद का सत्र बीच में खत्म कर दिया कि अपना कानून थोप दिए। कांग्रेस उस पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब में आपने देखा ट्रैक्टर रैली किया, हरियाणा दिल्ली तक में हमने ट्रैक्टर रैली की, किसानों का समर्थन आज भी दे रहे हैं। इवन किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस आज भी उस आंदोलन के पीछे ताकत बनकर खड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं कि किसानों की जो ये मांग है 3 कृषि कानून उनके लिए एक डेथ वारंट है, उनकी जमीन, उनकी फसल को हमेशा के लिए, पीढ़ियों के लिए बर्बाद खत्म कर देंगे। तो हमारा ये मानना है कि बिल्कुल ये वापस होने तक हम इस किसान आंदोलन के पीछे खड़े हैं। एक और मुद्दा जो फिर से जीवित हो गया, राहुल गांधी का फेवरेट मुद्दा, माने कांग्रेस पार्टी का फेवरेट मुद्दा, राफेल का मुद्दा। फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमारी सरकार इन्वेस्टिगेशन को नकार चुकी, इवन सुप्रीम कोर्ट भी नकार चुकी है। तो किस रास्ते से सच्चाई सामने आएगी और कांग्रेस को क्या वाकई एक हथियार दोबारा मिल गया यूपी चुनाव से पहले? इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है, ये वहां की कोर्ट ने भी मान लिया है, फ्रांस की कोर्ट में जांच भी बैठ गई है, और जांच के घेरे में वहां के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस के, अभी के राष्ट्रपति फ्रांस के, दसॉल्ट कंपनी और रिलायंस कंपनी पूरे घेरे में आ चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी जी का कहना है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी जो है वो आप बैठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा इसमें भ्रष्टाचार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जांच का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, ये पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जांच कर सकती है और उसे करनी चाहिए, जिसके लिए केंद्र की सरकार आनाकानी कर रही है, बच रही है। अगर दाल में काला नहीं है, या तो कहते पूरी दाल काली है, तो आप क्यों जेपीसी की जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ना बुलाकर जांच कराने से आप क्यों बच रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और आप देख लीजिए, अगर फ्रांस के जज मान लीजिए पाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत आसान है कि वहां का राष्ट्रपति, वहां का पूर्व राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति दसों तो फ्रांस के। रिलायंस पे अगर आज आई तो रिलायंस तो एक निजी कंपनी है, मोदी जी का क्या लेन देन? मोदी जी तो उनको अपने साथ जहाज में बैठा के फ्रांस ले गए थे, पेरिस गए और वहां की कंपनियों से मिलवाया और वहां पर खुद कहा कि यही कंपनी करेगी, एचएल नहीं करेगी। और अब अगर उन पर आ जाए तो मोदी जी के लिए पल्ला झाड़ना तो बहुत आसान है ना, अपनी छवि को बचाने के लिए वो बलि का बकरा बना देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, ये किसी निजी कंपनी दसॉल्ट और रिलायंस के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये मोदी जी का और पूर्व राष्ट्रपति और अभी के राष्ट्रपति से सीधा संवाद करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एचएल को बाहर किया गया, रिलायंस को अंदर लाया गया, विमान की जो नंबर को 126 से 36 किया गया और दामों को 500 करोड़ से 1600 करोड़। तो ये जांच तो होगी, एक मुद्दा और नपेंगे। और मुझे लगता है ये बात मैं आपको बड़ी कह रही हूँ, कोर्ट करिएगा इसको कि अलका लांबा ने कहा, अगर इसकी निष्पक्षता से जांच हो गई, दोषी सामने आए, पैसों का लेन देन दलाली आई, तो नरेंद्र मोदी जी देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाने वाले होंगे, और इन्हें जेल भेजने का काम श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के तौर पर करेंगे। मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम मानते हैं जब हम सत्ता में थे तो 2002 के गुजरात से लेकर हमने बहुत चीजों को शायद हल्के में ले लिया था, और आज हमें लगता है कि बिल्कुल नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला, राफेल उससे बड़ा है। उसके बाद इनके जो पूंजीपति मित्र बैंकों को चूना लगा लगा के इन्हीं के समय पर उधारी ली, अपने आप को दिवालिया घोषित किया, देश छोड़कर भाग गए। सत्ता इनके पास थी, एविएशन इनके पास था, जहाज रोक सकते थे, पासपोर्ट जब्त कर सकते थे। तो ये सब जांच हुई तो मैं आपको यकीन दिला रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेल जाने वाले
पहले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। मोहन भागवत जी का बयान आया हाल ही में, देश के डीएनए को लेकर कहा है, तो आरएसएस की सोच में बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति झुकाव आ रहा है। संघ और इनके नेताओं से बड़ा धोखेबाज, गद्दार, देश को खोखला करने वाला, जाति और धर्मों में लड़वाने वाला, ये सब देश जानता है इनका क्या योगदान था। आजादी से पहले की पार्टी है, लेकिन आजादी का एक बलिदान नहीं दिखता। दलाली जरूर दिखती है अंग्रेजों की, इन्होंने जो है जिस तरीके से भी किया, इतिहास है वो सबके सामने है, उसको हम बदल नहीं सकते ना ये बदल सकते हैं। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ, अब उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर इस तरह के बयान आएंगे, हर वो हथकंडा अपनाया जाएगा कि आज के जो मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं उनसे ध्यान भटकाकर इस राजनीति को वापस धर्म की राजनीति पे लेकर फिर एक तरफा वोट करने की कोशिश। तो ये कार्ड जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर ये खेलते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि 70% आबादी हिंदुओं की है, 30% मुस्लिम की है। मुस्लिम्स के खिलाफ बोलेंगे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलेंगे, तो ये 70% वोट इन्हें पूरा एक तरफा जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है। जितना ये कम्युनल करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, दंगे कराएंगे, लोग समझते हैं कि उनके काम धंधे, उनकी जिंदगी, उनके भविष्य पे असर आता है, इसलिए वो जो उस तरफ 70% है वो इसके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, वो हल चाहता है। देश की अर्थव्यवस्था -8% पर है, उद्योग धंधे बंद है, वो हल चाहता है, वो इस तरह की राजनीति नहीं चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूंगी, राजधानी में बैठे हैं, कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। राजधानी दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, सीए नागरिकता कानून को लेकर किस तरीके से षड्यंत्र रचे से कुचलना चाह दंगे हुए। दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था, मनीष सिसोदिया का, कि वो गृह मंत्री होते तो शाहीन बाग 2 मिनट में खाली करवाते थे। मरकज के लोगों को इस कोरोना महामारी में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर कराने का काम आम आदमी पार्टी ने का। तो यानी कि जो संघ का एजेंडा था उस पर काम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उसी मरकज के हमारे जो है नमाजियों को, जो मैं कहूंगी, मद्रास हाई कोर्ट हो, आपका कलकत्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई, सब ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन बदनाम करने का और कितना सहना पड़ा। सब्जी वाला गरीब है, उनको पीटा गया और किस तरीके का माहौल बन गया था। उसके बाद सीए के ऊपर सबसे पहले मोहर किसने लगाई? भारत की राजधानी दिल्ली में 2 कानून भूल नहीं सकते हैं, कृषि कानून और नागरिकता कानून, सीएए पर पूरे भारत में केंद्र सरकार ने जब पारित किया तो सबसे पहली मोहर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र बुलाकर लगाई है। दिल्ली के दंगों में जो दोषी थे उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल उठकर जाकर एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं कर पाए उस कपिल मिश्रा के खिलाफ, जो आज सरेआम खुले घूम रहा है। जो हमारे आंदोलनकारी युवा छात्र थे जिन्हें 1 साल, उसमें हमारी बेटियां भी थी, 1 साल जेल में रहे, दिल्ली की सरकार चाहती तो उन्हें सरकारी वकील मुहैया करा सकती थी, पर उन्हें सरकारी वकील, सरकारी मदद नहीं दी गई। और आज खुशी है कि वो सब बेल पर बाहर और अपनी लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम दिल्ली का ठग कहते हैं, इसे संघ का छोटा रिचार्ज कहते हैं। सीए एनआरसी की आपने बात करी, जामिया के छात्रों पर यूएपीए लगा दिया गया। इतना हल्का कानून है कि कभी भी किसी के ऊपर भी लगाया जा सके। कानून हल्का नहीं है, सरकार ने उसे अपना हथियार बना दिया है। क्या आपने सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो उसे नरेंद्र मोदी जी की छवि और देश से जोड़ दिया जाता है कि आप चुप रहिए। नागरिकता कानून हो आपका किसान कृषि कानून हो, आप महंगाई, पेट्रोल डीजल, लोग त्राहीमाम है, छात्र बेरोजगार, आपके युवा रोजगार मांग रहे, इन सबको आप देशद्रोह की कैटेगरी में डाल दीजिए कि सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलना है। तो उसमें यूएपीए इनके हाथ में, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, देश के गृह मंत्री, राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया कि भाजपा के आने के बाद यूएपीए के तहत लगभग 7,000 लोगों को यूएपी में आतंकवाद के, देशद्रोह के मुकदमों में जो है अंदर डाला गया। और किसी का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे देशद्रोह या आतंकी नहीं रहा है। वो किसी ना किसी छात्र आंदोलन संगठन से जुड़े रहे और लोकतांत्रिक तरीकों से इस देश के संविधान में जो अधिकार दिए उसको लड़ रहे थे। और आप ये भी हैरान होंगे, इन 7,000 लोगों में से लगभग बताते हैं 98% लोग उनमें से अभी तक चार्जशीट ही नहीं हुए हैं, और बहुत लोगों को बेल देने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि चार्जशीट ही नहीं है। एफआईआर करके जेल में तो डाल दिया, बेल नहीं है इसलिए, लेकिन 1 साल बाद भी जब चार्जशीट नहीं हुई तो वो आजाद हुए, लेकिन अभी तक। तो ये इनका हथियार है। प्रशांत किशोर ने भी अभी बयान दिया था, जिन्होंने मोदी जी को उस मुकाम तक पहुंचाया है। ये राहुल गांधी
अचरज तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, उनका ये बयान आया था। उसके बाद उन्होंने 8 क्षेत्रीय दलों से मीटिंग करी महाराष्ट्र में, और सूत्रों से खबर है कि अभी हाल ही में उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मीटिंग हुई है। तो कौन सा तरीका देखती है कि सिर्फ 3 साल का अंतराल बचा है चुनावों में, और कौन सा वो तरीका है कि कैसे ऐसे बदलाव इतने बड़े हो जाएंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? जी, आपने कहा प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं एक बात आपको साफ कर देती हूँ, प्रशांत किशोर जी की योग्यताओं, क्षमताओं पे, एक्सपर्टीज पे किसी को अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। खासतौर से बंगाल के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब छोड़कर वहां लगे हुए थे और मुंह की खाकर आनी पड़ी, ऐसी पटकनी दी वहां पर। सो उनकी क्षमताओं पर प्रशांत किशोर जी के कोई शक नहीं है। बट किसी को प्रधानमंत्री बनना है, हटाना है सत्ता में कौन, ये देश की जनता तय करती है और वो ही करेगी। उन्होंने ही मनमोहन सिंह जी को 10 साल दिए देश की जनता ने, उन्होंने मोदी जी को भी 10 साल दिए हैं, और वही जनता अब फैसला आने वाले 2024 में करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशांत किशोर जी अपना चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में, मुझे जहां तक है, आए और अपना एक अहम रोल वो निभाएं। उसके लिए वो शरद पवार जी से मिले, ममता बनर्जी जी के साथ चुनाव किया, कॉफी विद कैप्टन में पंजाब में वो आपने उन्हें देखा, उत्तर प्रदेश में भी आपने उन्हें देखा था राहुल जी के साथ। सो निरंतर वो पॉलिटिकल लीडर से मिल रहे हैं और उन्हें भी महसूस हो रहा है देश बदलाव चाहता है, और देश में जो माहौल इस समय पर है, हर तरीके से आम गरीब आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सब डूब चुकी है। ऐसे समय पर उन्हें खुद महसूस होता है कि ये वो लीडरशिप है जिससे वो आजकल मिल रहे हैं, यही इस देश में एक उम्मीद है और बदलाव ला सकती है। तो अच्छी बात है, उनसे संपर्क सब लोगों का है और बातचीत कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छे परिणाम देश के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दी एडिटर से जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आगे से इसी तरह आप हमें वक्त देती रहेंगी। देश और दुनिया से जुड़े जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उन पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। शुक्रिया।